आप देख रहे हैं साइंस इंडिया न्यूज और मैं विकास पाठक। अभी एडमिशन प्रक्रिया हर महाविद्यालय में चल रही है। उसी प्रक्रिया की जानकारी के लिए हमारे साथ है प्रेरणा जयसवाल, जो जेडीबी आर्ट्स कॉलेज की प्रेसिडेंट है। नमस्कार प्रेरणा जी। जी नमस्ते भैया। ये प्रक्रिया क्या है और किस तरह चल रही है, बताइए। जी अभी तो एडमिशन फॉर्म तो भर चुके हैं, लेकिन फ़ीस जमा हो रही है। 14 तारीख उसकी लास्ट डेट है। उसके बाद जो वेटिंग कंफर्म लिस्ट है वो निकलेगी। तो अभी जैसे पहले जो माहौल होता था, डेस्क लगाना, हेल्प डेस्क लगाना और बच्चों से कांटेक्ट करना, लेकिन इस बार क्या है, कॉलेज के माध्यम से तो नहीं कर पा रहे हम, लेकिन जो सोशल मीडिया होता है उसके माध्यम से, जैसे व्हाट्सएप हुआ, इंस्टा हुआ और फेसबुक हुआ। और मेरे पर्सनली कॉन्टेक्ट्स 6000 तो लड़कियां जुड़ी हुई है मेरे पास जेडीबी की, क्योंकि पिछले साल मैंने इलेक्शन लड़ा था तो 4 सेकेंड ईयर की जो गर्ल्स हैं हमने वहाँ पे भी डाटा कलेक्ट किया था, हेल्प डेस्क पे भी, तो उससे भी जुड़ी हुई हैं। तो पर्सनली वो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकती हैं जो व्हाट्सएप पे जुड़ी हुई हैं, और कॉल करके भी पूछ सकती हैं। और जैसे पिछले साल फर्स्ट ईयर के जो बच्चे आए थे, कहीं ना कहीं वो 12th वाले बच्चों से कनेक्टेड रहते हैं, तो वो उनके माध्यम से उनको नंबर मिल रहे हैं, तो वो पूछ रहे हैं हमसे। अभिभावकों के पास भी नंबर है, तो उसके थ्रू हम लोग पहुँचा रहे हैं उनकी जानकारी। और कॉलेज से भी मैसेजेस जा रहे हैं, टेक्स्ट मैसेजेस हो रहे हैं, व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट में जा रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो छात्र नेता राजनीति करते हैं वो उनकी मदद के लिए आगे आ चुके हैं। जी आगे आ चुके हैं, नहीं, पहले से ही आगे थे। पहले से ही आगे थे। जी। पर जो 6000 आप बता रही थी कॉन्टेक्ट लिस्ट, और जी, इतनी जी। सारी लड़कियों के आपके पास कॉल आते, रिवर्ट कर पाती हैं आप सबको हैंडल कर हाँ पाती जी, हैं? मैं बिल्कुल। या आपने अगर कुछ आपने सहयोगी रख रखे हैं इसके लिए? नहीं, जैसे इलेक्शन टाइम पे तो क्या होता था, एक साथ आते थे फ़ोन। तो क्या है, जैसे मान लो एक कोई फ़ोन कर रहा है तो एक साथ 3-4 मिस कॉल हो जाते थे। तो उस टाइम तो फिर भी हमने मल्टी नंबर रख रखे थे, लेकिन अभी एक ही नंबर है और उससे कंटिन्यू कर रहे हैं, और अभी तक हमने बंद भी नहीं किया है वो। और अगर मान लो बाई चांस मिस कॉल रह जाता है तो उनका रिटर्न कॉल होता है पक्का। ओके, जिनने फीस जमा करा दी अब उन्हें क्या करना है? जी फ़ीस जमा करा के उन्हें तो निश्चिंत रहना है अभी तो। जैसे मेरिट वाले हैं तो उनको तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। जो वेटिंग वाले हैं उनकी वेटिंग कंफर्म लिस्ट निकलेगी, उसके बाद उनका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। और ये कंफर्म हो जाता है और अभी कोई चांस है नहीं कि कॉलेज ओपन होंगे? जी। अभी शिक्षा ऑनलाइन जरिए से चल रही है, हाँ, यूट्यूब हाँ। चैनल्स पे वीडियो आ रहे हैं और उस तरह से वो दूसरा माहौल चल रहा है। हम्म। क्या उस माहौल में विद्यार्थी कंफर्टेबल है? ऑनेस्टली बोलूँ तो कंफर्टेबल तो नहीं है विद्यार्थी, क्योंकि उनकी आदत है कि हम जैसे टीचर सामने पढ़ाए हम लोग पढ़े, जब जाके ध्यान देते हैं। जैसे ऑनलाइन अभी अगर पढ़ रहे हैं तो अपन ने यहाँ पे चालू कर दिया और बच्चा साइड में हो जाता है ऑनलाइन में, तो यूँ रहता है। लेकिन उनको आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि आगे जाके डिजिटल होने वाला है पूरा। और अगर मान लो ऐसी सिचुएशन जैसे कोरोना भी चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में 1 साल तो मान के चलो कि इतना पढ़ाई नहीं हो पाएगी जैसे पहले होती थी, तो उनको ढालना होगा और पढ़ना होगा इसमें। यहाँ पे नेहा जी हैं। नेहा जी, प्रेरणा जी ने तो बोल दिया कि ढालना पड़ेगा और करना पड़ेगा, पर क्या विद्यार्थी तैयार है? आप पर्सनली बताइए, आप तैयार हैं इन चीज़ों के लिए? हाँ ज़रूर, इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर हैं हम अच्छी तरीके से। तो यदि आपकी ऑनलाइन क्लासेस अब से स्टार्ट रहे और कंटिन्यूसली आगे भी रहे, फिजिकल क्लासेस ना हो, तो आप हैंडल कर पाएंगे और उसी लगन से पढ़ाई कर पाएंगे और वही परसेंटेज और वही जो आपके टारगेट हैं वो आप अचीव कर पाएंगे? हाँ ज़रूर, क्योंकि अभी डिजिटल में जो अभी जैसे हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा आगे भी। तो कोशिश करें कि हम इसी चीज़ में ढलने की करें। क्या क्या समस्या आ रही हैं आपको इन क्लासेस लेने में? कुछ समस्या तो आ रही होंगी। ऑनलाइन में थोड़ा टाइम लगता है, प्रॉब्लम्स शुरू में लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम उसमें आगे बढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें भी। शुरू में कौन सी प्रॉब्लम आई, एक बार गिना दें आप? जैसे कंसंट्रेशन जो होता है ऑनलाइन क्लास में, जैसे ऑफलाइन में सर हमारे सामने होते हैं तो बेसिकली हमारा ध्यान इधर उधर होने से पहले ही रहता है कि भाई टीचर हमारे सामने है। लेकिन ऑनलाइन में कोई होता तो ही नहीं आसपास ध्यान रखने वाला, तो वो जो कंसंट्रेशन है वो हमारा बेसिकली इधर उधर होता रहता है। तो शुरू में वो प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे जैसे हमें लगता है कि अब हमें इसी से पढ़ना है तो कंसंट्रेशन हमें बनाना ही पड़ेगा, तो हम उसके हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आर्ट्स के अंदर देखा जाता है या लड़कियों में देखा जाता है, जब वो ग्रेजुएशन के लिए फर्स्ट ईयर में एडमिशन करा देते हैं और लड़का देखना शुरू कर देते हैं घर वाले, सेकंड ईयर तक रोका कर के फाइनल ईयर के एग्जाम से पहले उसका विवाह हो जाता है। तो कई बार लड़की एग्जाम दे पाती है और कई बार नहीं दे पाती, पर ये मोस्ट ऑफ लड़कियों के साथ होता है। तो इस चीज़ को रोक के उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट करा के करियर ओरिएंटेड किस हिसाब से किया जा सकता है उन्हें? मेन ये होता इसलिए है क्योंकि पेरेंट्स को डर लगता है कि जैसा माहौल अभी चल रहा है लड़कियों के लिए, जैसे रेप हो रहे हैं, एसिड अटैक हो रहे हैं,
तो उनका जीवन बर्बाद ना हो जाए, उनके साथ कुछ हो नहीं जाए, उसके पहले इनकी शादी करवा दी जाए। पहला तो ये होता है। दूसरा ये होता है, बहुत सी जगह ऐसे होते हैं जैसे गांव होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती कि पढ़ाई इतनी ज़रूरी है, इस वजह से भी वो उनको पढ़ाते नहीं है और शादी कर देते हैं। लेकिन अगर उनकी शादी भी हो जाती है तो अपने जैसे शादी के बाद पेरेंट्स को तो इतना नहीं रहता है जितना हस्बैंड का रहता है, सास ससुर का रहता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो लड़कियां खुद स्टेप लें इस चीज़ का और अपने हस्बैंड से, अपने सास ससुर से बोले कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, और उन्हें पढ़ने का मौका दिया जाए। तो ये जो पहले वाली जो आपने समस्याएं बताई, ये गंभीर समस्याएं हैं हाँ जी। कि गांव के अंदर शिक्षा नहीं पहुंची है। हाँ। और लड़कियों के साथ ये मानसिक प्रताड़ना बोली जा सकती है कि इस डर में भी यदि वो जीवित हैं और इन डर का सामना कर रही हैं तो ये मानसिक प्रताड़ना, तो इनका क्या इलाज है और इनको किस तरह दूर किया जा सकता है? इनका बचपन से नहीं कहते, तो जब बच्चा 12-13 साल का जब होने लगता है तो उनको सेल्फ डिफेंस जो होता है वो सिखाया जाए। और बच्चे को मतलब जो पैम्पर करके रखते हैं पेरेंट्स, क्योंकि मैं गांव की नहीं बोलूँगी, गांव की और स्ट्रांग होती है। मैं कहना चाहूँगी गांव की लड़कियां जो होती है स्ट्रांग होती है शहर के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ की पेरेंट्स भी पैम्पर करके रखते हैं। तो उनको पैम्पर करके नहीं रखें और पढ़ाई के साथ साथ दूसरे फील्ड में भी जाने दें, जैसे उन्हें गेम्स में जाना है, डांसिंग में जाना है, जो भी फील्ड में वो जाना चाहें, और थोड़ा एक्टिव बनाए, थोड़ा बोल्ड बनाए उनको, और थोड़ा छूट भी दे लड़कियों को। एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि छूट के नाम पे देखा जाता है कि लड़कियां शॉर्ट ड्रेस पहनना प्रेफर करती हैं, सिगरेट और साइड बढ़ती हैं। वो जो मेंटल स्ट्रांगनेस है उस साइड और उस फ्रीडम की ओर न जाके फिजिकल फ्रीडम की ओर ज्यादा ध्यान आकर्षित हो जाता है। तो ये क्या चक्कर है? ये तो मेरे अकॉर्डिंग तो डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि ये चीज़ इंसान के ऊपर, खुद के ऊपर रहता है। क्योंकि मैं भी इस फील्ड में रही हूँ जहाँ गर्ल्स दारू भी पीती थी, सिगरेट भी पीती थी, शॉर्ट ड्रेस भी पहनती। शॉर्ट ड्रेस पहनना अपनी संस्कृति का नहीं है, लेकिन वो उनका चॉइस भी है। इतना पहनो जो अपन को शर्मनाक ना हो। वैसे ड्रेस वो किसी भी तरह के पहन सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और रही जो सिगरेट, पर ये कहा जाता है कि शॉर्ट ड्रेस पहन रहे तो हम मॉडर्न लग रहे हैं। नो, क्या ऐसा आपको कुछ मॉडर्न लगने के लिए शॉर्ट ड्रेस पहनना नहीं, जरूरी ऐसा हो कुछ जाता बात नहीं है। हम लोग नहीं पहनते शॉर्ट ड्रेस, तो हम लोग मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न होना जरूरी नहीं है, सभ्य होना जरूरी है। मॉडर्न होके आप क्या करेंगे? ये जो साइकोलॉजी है क्या, मेंटेलिटी क्या होती है, अपन जैसे अभी सोशल मीडिया हुआ, उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। जैसे एक्ट्रेस को देखा या बाहर के बच्चे जो आ रहे हैं उनको देखा, तो उनसे अट्रैक्ट होके, अरे यार ये बच्चा इतना अच्छा लग रहा है, इसने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी है, मैंने ऐसे क्यों नहीं पहन रखी। कुर्ते में भी बहुत सुंदर लगती है लड़कियाँ, और कुर्ता हुआ या फिर आप लॉन्ग ड्रेसेस भी पहन सकते हैं, आप किसी भी तरह के पहन सकते हैं। मैं ड्रेस पे कमेंट नहीं करूँगी, वो अपना चॉइस होता है। लेकिन जो ये होता है सिगरेट, दारू पीना, ये ना लड़कियों के लिए अच्छा है ना लड़कों के लिए अच्छा है। क्योंकि ये एजुकेशन का टाइम है आपका, जब आप इस लेवल पे हो जाओ कि हाँ आपके बच्चे बच्ची हो गए हैं, उसके बाद आपकी मर्जी से आप करो। लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन का टाइम है, और पढ़ाई के टाइम में तो पढ़ाई में लगाओ, इन चीज़ों में ना लगाएं। बाकी ये मैं और पूछना चाहूँगा आपसे कि आपके हिसाब से सबसे मजबूत छात्र संघ अध्यक्ष कौन हो अब तक के? जी मजबूत, मैं कहना चाहूँगी मेरे पिताजी प्रकाश जी जायसवाल। मजबूत मतलब कोई भी छात्र संघ अध्यक्ष आएगा तो वो अपनी अपनी हिसाब से या कैपेबिलिटी के अनुसार करेगा। लेकिन जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने अपने जोन से बाहर आके, क्योंकि हम लोग, मैं तो यहाँ पे पली बड़ी हूँ, लेकिन पापा जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं। वहाँ पे हम लोगों के पास न रहने के लिए कुछ घर था, किराए से रहते थे वहाँ पे पापा, और दादाजी खेती बाड़ी करते थे। तो उस फील्ड से आके उन्होंने छात्र संघ अध्यक्ष बने और इतने एक्टिव बने। 4 साल का उनका कार्यकाल था, और अभी भी लोग जानते हैं उन्हें एक दबंग कार्यकर्ता के नाते और छात्र संघ अध्यक्ष के नाते। नेहा जी, आप कौन सी ईयर के अंदर हैं? बीए फाइनल ईयर। तो आपने 3 छात्र संघ अध्यक्ष देखे हैं कॉलेज टाइम में, तो कौन सा छात्र संघ अध्यक्ष आपको ज्यादा पसंद है? मैंने देखा है, जहाँ तक मेरे हिसाब से तो प्रेरणा जी सबसे बेस्ट है हमारे, जहाँ तक मैंने देखा है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के हिसाब से, तो सबसे अच्छे और सबसे बेस्ट। तो प्रेरणा जी ने आपके कॉलेज में क्या क्या काम करवाया? उन्होंने वैसे काम तो बहुत सारे करवाए हैं, कुछ तो याद भी नहीं, काम इतने सारे करवाए उन्होंने कॉलेज में, इतने अच्छे अच्छे जो। और सबसे बेस्ट जो सबसे अच्छा था वो था गर्ल्स की हेल्प करना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब गर्ल्स एडमिशन लेती है तो उनको पता नहीं होता कि किस काम को, जैसे हमारा एडमिशन प्रोसेस है या कुछ भी काम जो उनका कॉलेज में होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता, और एक डर भी होता है उनके अंदर फर्स्टली जब वो कॉलेज में एंटर करती है।
तो उस टाइम पे जो गर्ल्स की हेल्प करना तो सबसे अच्छा काम वही था। और कोई काम? उसके बाद बहुत से थे, जैसे ईवीएम मशीन जो हमारे वहाँ पे 18 कमरों में जो रखी हुई थी, उनकी वैसे ही प्रॉब्लम्स थी बच्चों की क्लासों में और बहुत सारी चीज़ों में। तो ईवीएम मशीन तो चुनाव के समय में आई होगी। हाँ, वो रखी ये हुई अपने थी। समय के अंदर भी लेके आ गई थी ईवीएम नहीं मशीन? नहीं नहीं, ईवीएम मशीन का क्या था, हमारे इलेक्शन होने के पहले जब हमारा टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था 15 जून से, उसके पहले इलेक्शन हुए थे, है ना, तो हमारा जेडीबी कॉलेज लिया हुआ था, तो 3 महीने से ईवीएम मशीन रखी हुई थी और 18 कमरे ले रखे थे। तो हमारे क्या, महाविद्यालय हमारा नहीं है, एक तरह से जो होता है ना किराए पे रह रहे हैं, उस तरह का महाविद्यालय हमारा। हाँ, उसमें जेडीबी बिल्डिंग किसी की? साइंस का है। साइंस का? जेडीबी साइंस का है, हमारा राजकीय कला कन्या महाविद्यालय है। तो इस चीज के लिए हमने लड़ाई भी लड़ी है कि हमारा महाविद्यालय एक हो या फिर हमारा स्वयं का भवन हो। इस चीज के लिए हम निरंतर लड़ाई कर रहे हैं और आगे भी जब तक नहीं होगा तो इस चीज के लिए लड़ाई करेंगे। लेकिन उस टाइम का मुद्दा था कि ईवीएम मशीन निकले, क्योंकि हमारे पास 40 से 45 कमरे हैं, जिसमें वॉशरूम भी आ गए, प्रिंसिपल मैम का रूम भी आ गया, क्लासेज आ गई, जिसमें से 18 तो आपने ले रखी है, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। तो इस चीज के लिए हम लोगों ने सबसे पहला कदम यही उठाया हम लोगों ने, और 7 से 8 दिन के अंदर अंदर वोट पाई हम लोगों ने। आपने अपने कार्यकाल में धरने भी बहुत दिए जी। तो ये धरना देना कितना सही है? धरना पहले हम लोग डायरेक्ट धरना नहीं देते थे, हम लोग पहले प्यार से बात करते थे, क्योंकि एकदम से वार करना ये भी सही नहीं होता, तो प्यार से बात करते थे जब हमारा काम नहीं होता था। क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं करते थे कि हमारे खुद के काम के लिए कर रहे हो, कुछ भी अप्रोच करना हो या कुछ भी हो, हम स्टूडेंट्स के लिए करते थे, या महाविद्यालय में जो चीज़ें बिगड़ रही हैं, या फिर जैसे ईवीएम मशीन थी, पानी की टंकियाँ थी वो साफ़ नहीं थी, वाटर कूलर में एक्वागार्ड नहीं था, ये बहुत सी समस्याएं, तो उस चीज़ के लिए पहले चेतावनी देते थे और उनको बताते थे कि ये प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर दीजिए, इतना दिन का टाइम है आपके पास। अगर सॉल्व नहीं करते थे फिर हम धरना प्रदर्शन करते थे। सही। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने छात्र संघ में बता दिया, राजनीतिक में आप किसको देखेंगी, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे? मैं राजनीति में इतना ध्यान नहीं देती, मुझे प्रेसिडेंटशिप करनी थी और एज अ लीडर मैंने कॉलेज को संभाला है, एज अ लीडर मैंने बच्चों को संभाला है, और मैं तो पॉलिटिक्स में तो इतना इंटरेस्ट नहीं है वैसे, लेकिन वसुंधरा जी। और आपके लिए? मेरे लिए भी वसुंधरा जी। आपके लिए भी वसुंधरा जी। गेम कौन सा पसंद है आपको? गेम कौन सा? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। और आपको? जूडो। जूडो। प्लेयर मुझे विराट कोहली। विराट कोहली बास्केटबॉल कब से खेलने लग गए? नहीं, लेकिन मुझे प्लेयर जो ज्यादा अच्छा, मेरे को गेम अच्छा लगता है क्योंकि क्लासिक गेम है एक बास्केटबॉल। हाँ, लेकिन जो प्लेयर मेरे को उसमें क्रिकेट में वो अच्छा लगता है। आपको प्लेयर? प्लेयर जूडो में मुझे राष्ट्रीय दीदी बहुत ज्यादा अच्छी प्लेयर लगती हैं। फिल्मों का पूछ लेते हैं। फेवरेट हीरो? मेरा रणवीर सिंह। और आपका? वरुण धवन। वरुण धवन। रणवीर सिंह क्यों? कोई पिक्चर ज्यादा पसंद आई? रणवीर सिंह की नहीं, पिक्चर नहीं, मल्टी टैलेंटेड हो। मल्टी टैलेंटेड। हाँ। फेवरेट मूवी? रणवीर सिंह की नहीं, फेवरेट ऑल टाइम। ऐसा कुछ नहीं है, सब देख लेंगे। और आप? दंगल। दंगल। बढ़िया। हीरोइन? दीपिका पादुकोण। हीरोइन? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या। विलन तो इतना मैं घुस के नहीं देखती हूँ मूवीज का जो मैं विलन को देख पाऊँ उसमें। यार पिक्चर के अंदर विलन ही मेन होता है, हीरो का मतलब जब तक आप हीरो पसंद नहीं कर सकते जब तक विलन जोरदार ना हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, किसी को विलन भी पसंद होता है, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। आपको? जो जैसे अभी तक है तो अभी जो मूवी देखते हैं उसमें हीरो के अलावा तो कहीं और ध्यान जाता नहीं, वैसे हीरो के ऊपर ही ज्यादा होता है मूवीज में। बाकी जो पुरानी उनमें अमरीश पुरी जी। अमरीश पुरी। छात्र राजनीति और राजनीति को दलदल भी कहा जाता है क्योंकि राजनीति में कुछ गलत व्यक्ति भी आ जाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति की आंखों में इस तरह आपको दिखाओ कि आपको तमाचा मारने का मन किया हो? मैंने इस नज़रिए से तो नहीं देखा, लेकिन यूँ होता है कि जैसे हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं और जो अभी सरकार है वो कांग्रेस की है, तो अगर जब बच्चा या फिर नहीं सॉरी बच्चे तो कॉलेज में रहते हैं, जब प्रेसिडेंट जब बनता है बच्चा तो उसका छात्र संघ अध्यक्ष जिसे कहेंगे, तो वो कौन से बैकग्राउंड से आता है, वो कौन से यूनियन से आ रहा है या फिर कौन से संघ से आ रहा है, जैसे मैं एबीपी से हूँ
तो इलेक्शन जीतने के बाद वो प्रतिनिधि करता है, लेकिन बच्चे समान रहते हैं, वो NSUI के हों या ABP के हों, सबके समान होते हैं। तो हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए सरकार को। जब हमने कार्यक्रम करवाया है कॉलेज में, तब सरकार का हस्तक्षेप रहा है। और जिसमें शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जो था, हमने लगातार 5 से 6 दिन तक हम लोगों ने प्रदर्शन किए, उससे भी नहीं मानी। प्रशासन के ऊपर इतना दबाव था, कॉलेज प्रशासन के ऊपर, कि उनको धमकी मिली थी कि आप लोगों का ट्रांसफ़र करवा देंगे, तो वो डरे हुए थे। फिर उसके बाद हमें अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। 3 दिन तक हम लोग भूखे रहे, जिनमें 2 पदाधिकारियों की तबीयत भी खराब हुई। तीसरे दिन जाके हम लोगों ने हमारी मांग मानी, और जब जाके तो संघर्ष करना पड़ता है, और बहुत है, बहुत नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि अगर कोई आगे बढ़ता है तो आप उन्हें रोकने की कोशिश न करें। बढ़ता आप ही मैदान में लेके आए हो उनके, क्योंकि बोलते हैं ना, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति। तो इस चीज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। हमारा तब जब प्रोग्राम हुआ, हमें रोका गया, प्रशासन, कॉलेज प्रशासन के माध्यम से हो या फिर राज्य सरकार के माध्यम से हो। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ABP NSUI, प्रेरणा जी ABP से हैं, आपके NSUI वाले भी होंगे, तो दोस्त की तरह रहते हैं, पर ये जो पार्टी का विचारधारा कभी कभी उन पे हावी होती रहती है, कि सिर्फ ये जब तक कॉलेज में तब तक ही रहता है, या बाहर निकल के भी ऐसा कुछ माहौल लगा आपको? हमारे कॉलेज में NSUI नहीं है। NSUI है ही नहीं? लेकिन जो निर्दलीय होते हैं वो एक तरह से दूसरी विचारधारा के होते हैं, एक तरह से। तो NSUI का नाम निशान किस तरह मिल गया आपके कॉलेज से? डर लगता है उन्हें। ABP का कैंडिडेट आ रहा है, उसके सामने अपन नहीं जीत सकते। इतना दमदार ABP का कैंडिडेट रहता है, या उसकी कार्य कुशलता रहती है, तो सामने वाला पहले ही डर जाता है, चाहते हैं। ABP से क्या कंटिन्यूसली ABP जीत रही है आर्ट्स कॉलेज में? नहीं, जैसे पिछले साल तो निर्दलीय जीती थी, उसके पहले ABP जीती, इस साल ABP जीती। शायद खुशी शर्मा जीती थी, हनी शर्मा निर्दलीय थी, ABP को हराया था उन्होंने जी। सही। और भी कई चीजें पूछना चाहूंगा, जैसे पॉलिटिकल रिव्यू आप नहीं करना चाहती क्योंकि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखती। हाँ। पर आप राजनीति में आई समाज सेवा के लिए, तो आप इसको आगे कैसे बढ़ाएंगी? इसे राजनीति बोलते हैं, पहला पड़ाव बोलते हैं, लेकिन मैं राजनीति नहीं मानूंगी। जैसे मान लो फर्स्ट ईयर में मैं जब आई थी तो मैंने देखा था इलेक्शंस कैसे होते हैं। सेकेंड ईयर में जैसे जैसे हम बच्चों की हेल्प करने लगे तो इंटरेस्ट जागा इस चीज़ के लिए कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए। लेकिन जब मैंने फर्स्ट सेकेंड ईयर के जो इलेक्शन के बाद जो प्रेसिडेंट देखे, ये लोग फ़ोन बंद कर लेते हैं। जब बच्चों को ज़रूरत होती है तब आप अवेलेबल ही नहीं होते हो। बच्चों को, मैंने भी बहुत से प्रेसिडेंट थे, मतलब मेरे 2 साल में मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन पिकअप नहीं किया या फ़ोन नहीं उठाया। तो ऐसा था कि जब आपको ज़रूरत थी आप बच्चों के पास चले गए वोट लेने, लेकिन जब पूरे साल भर बच्चों को आपको ज़रूरत है, आप कहाँ पे हो? तो ऐसा था कि मुझे ऐसा प्रेसिडेंट बनना है जो फ़ोन भी ना बंद करे और 24 आवर्स उनके लिए अवेलेबल हो। और आई थिंक मैं उनके भरोसे पे खड़ी उतरी हूँ और मैंने फ़ोन भी बंद नहीं किया है। और अभी भी, जबकि हमारा कार्यकाल हो चुका है, हम अभी भी उनके लिए हैं। और मैं JDB की प्रत्येक छात्राओं का और मेरी टीम की छात्राओं का, जो टीम प्रेरणा जैसा जिसे कहते हैं, उनका धन्यवाद भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से 85% ऑफ वोटिंग से हम लोग जीते हैं। पूरे राजस्थान में ऐतिहासिक जीत थी ये। तो प्रेरणा जी, कई बार चुनाव के अंदर और बाहर जब आप कार्यकर्ताओं के साथ रहती हो, कई बार ऐसी स्थिति है कि आपका पर्स या जो पैसे वाली चीज़ है वो नहीं हो आपके पास, आपको एहसास हुआ, फिर ऐसी स्थिति बनी कभी? कभी कभी नहीं होते, लेकिन वो जिनके साथ भी मैं रहती हूँ बहुत सपोर्टिव है। ऐसे कभी एहसास नहीं होने देते कि तेरे पास पैसे नहीं है तो मैं दे दूँगा, क्या है। ओरिजिनली पता चल जाता है उनको कि पैसे नहीं है ना, तो आगे होके दे देते हैं पैसे, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे। बाकी आपसे जो एक और सवाल था मेरा, कि आप ऐसा कोई संस्मरण सुनाए अपनी लाइफ का जिससे लड़कियां प्रेरणा लें और इस क्षेत्र में आगे बढ़ें? अच्छा, पहली बात तो मैं खुद प्रेरणा हूँ लेकिन मैं कहना चाहूँगी मैं किसी से बोलूँ कि आप मुझसे प्रेरणा लीजिए तो वो सही नहीं होगा। सब अपना अपना ओपिनियन होता है। अभी अगर इनको कुछ अच्छी बात लगेगी मेरे में तो मुझसे प्रेरणा लेंगी, नहीं तो नहीं लेंगी। अगर आपको अच्छी लगेंगी तो लोगे, नहीं तो नहीं लोगे। लेकिन फिर भी अगर मुझसे लेना चाहते हैं
तो मैं कहूँगी कि कुछ भी काम करो डेडिकेशन के साथ करो। जैसे हम लोगों ने कॉलेज में जब तैयारी स्टार्ट की थी इस पिछले साल, तो हम लोगों ने मेन क्या है, जब अगर बच्चा लड़ता है या छात्र संघ अध्यक्ष के लिए वो फाइट करता है, तो वो सोचता है कि वोट बैंक हमारा है रेगुलर बच्चे। हम लोगों ने ये नहीं सोचा था, हम लोगों ने प्राइवेट को भी उतना ही महत्व दिया जितना रेगुलर थे, क्योंकि आप ठीक है छात्र संघ अध्यक्ष के लिए लड़ रहे हो, लेकिन आप सोशल वर्क भी कर रहे हो यहाँ पे। तो सोशल वर्क में पार्शलिटी नहीं होती, ना कास्ट बेस पे होती है, ना प्राइवेट रेगुलर के बेसिस पे। तो उस बेसिस पे भी हम लोगों ने अच्छा काम किया है और जुनून के साथ किया। और मेन बात, जब आप कुछ काम करते हो तो ओनली आपका टारगेट दिखना चाहिए सामने। डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं उनको बिल्कुल हटा देना चाहिए, बस जो टारगेट है उसे अचीव करो, ये मेरा है। सिंगिंग करती है? सिंगिंग हाँ, फ्रेंड्स के लिए। फ्रेंड्स के लिए। तो प्रेरणा जी, लास्ट में बाइंड अप करते हुए एक सॉन्ग हो जाए या कविता जो आप गाना चाहें। मेरे दोस्तों के लिए गाती हूँ मैं, मतलब जितनी भी जेडीबी की गर्ल्स हैं उनके लिए, सबके लिए गाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे वोट दिए, इतना भरोसा जताया, जब जाके मैं यहाँ हूँ। और अभी भी भैया ऐसा है कि अभी मैं उनसे बोल दूँ कि आपका काम कल होगा, तो बच्चे इतना ट्रस्ट करते हैं कि अगर वो लाइन में यहाँ तक आ गए तो यहाँ से हट के कल तक आ जाएंगे फिर। तो इतना ट्रस्ट करते हैं, तो उनके लिए ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती। वैसे तो कसौटी जिंदगी की प्रेरणा का नाम सबको याद है, पर इन प्रेरणा जायसवाल की भी इससे आप प्रेरणा ले सकते हो। इनकी बात यदि आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी हो सकते हैं आपकी समस्या है वो प्रेरणा जी के साथ आप शेयर कर सकते हैं। यदि आप जेडीबी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, यदि एडमिशन ले चुके हैं, कोई भी समस्या हो, इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप इनसे संपर्क करें और अपनी समस्याओं का समाधान करें। धन्यवाद।